साथियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 12 की अनिवार्य हिंदी की पाठ्य पुस्तक। कक्षा 12 की अनिवार्य हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह है, भाग 2। आरोह है भाग 2 का अध्याय 10 उमा शंकर जोशी, जिसमें हम उमा शंकर जोशी की 2 कविताएं पढ़ेंगे, छोटा मेरा खेत और बगुलों के या बगुलों की पांति। बगुलों की पांति, ठीक है। क्या पढ़ेंगे? बगुलों की पांति या पंक्ति जिसे कह सकते हैं। छोटा मेरा खेत और बगुलों की पांति, इसके प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे। व्याख्या हम पहले कर चुके हैं, अभी हम इसके प्रश्न उत्तर देखते हैं। कैसे है प्रश्न उत्तर? पहला प्रश्न है, रस का अक्षय पात्र किसे कहा गया है? रस का अक्षय पात्र किसे कहा गया है? खेत को, पृष्ठ को, कविता को, बादलों को। खेत को, पृष्ठ को, कविता को, बादलों को। तो रस का अक्षय पात्र किसे कहा गया है? पृष्ठ को कहा गया है। रस का अक्षय पात्र सदा का, छोटा मेरा खेत चकोना। छोटा मेरा खेत चकोना। छोटा मेरा खेत चकोना किसे कहा गया है? पृष्ठ को कहा गया है। प्रश्न संख्या दूसरा, प्रश्न संख्या 2 क्या है? उमा शंकर जोशी ने तैरती सांझ की सहतेज काया को माना है। उमा शंकर जोशी ने तैरती सांझ की शाम की जो काया है, जो तैर रही है, उसको किसके समक्ष कैसी माना है? कजरारी माना है, श्वेत माना है, छाया माना है, स्वर्णिम माना है। कैसा माना है? तो श्वेत माना है। कैसा माना है? श्वेत। तैरती सांझ की सहतेज श्वेत काया। तैरती सांझ की सहतेज श्वेत काया। उसके बाद है प्रश्न संख्या 3। क्या है प्रश्न संख्या 3? प्रश्न संख्या 3 है, उमा शंकर जोशी ने छोटा मेरा खेत कविता में कविता का रसायन किसे कहा है? उमा शंकर जोशी ने छोटा मेरा खेत कविता में कविता का रसायन किसे कहा है? अंधड़ को, हवा को, कल्पना को या भावों को? किसको कहा है? अंधड़ को, हवा को, कल्पना को या भावों को? उमा शंकर जोशी ने छोटा मेरा खेत कविता में कविता का रसायन, कविता का रसायन मतलब कविता के लिए रसायन का रूप कौन करता है? कल्पना। तो उत्तर है हमारा कल्पना। से उत्तर है हमारे पास कल्पना का रसायन बी, कल्पना का रसायन। प्रश्न संख्या 4, कोई अंधड़ कहीं से आया, क्षण का बीज गया वहां बोया। कोई अंधड़ कहीं से आया, क्षण का बीज गया वहां बोया, गया बोया। कोई अंधड़ कहीं से आया, क्षण का बीज। यहां अंधड़ प्रतीक है। यहां अंधड़ किसका प्रतीक है? आंधी का, शत्रु का, सजा का, भावों का। आंधी का, शत्रु का, सजा का, भावों का। तो अंधड़ किसका प्रतीक है? यहां भावों का। किसका प्रतीक है? भावों का। प्रश्न संख्या 5 क्या है? प्रश्न संख्या 5, उमा शंकर जोशी का जन्म कहाँ हुआ था? उमा शंकर जोशी का जन्म कहाँ हुआ था? उमा शंकर जोशी का जन्म कहाँ हुआ था? गुजरात में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में। गुजरात में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में। कहाँ हुआ था जन्म? गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार। तो कहाँ हुआ था जन्म इनका? गुजरात में। कब? कहाँ हुआ था? गुजरात में। कब हुआ था? 1911 ईस्वी में। कब हुआ था? 1911 ईस्वी में। किसका? उमा शंकर जोशी का जन्म कहाँ हुआ था? गुजरात में। कब हुआ था? 1911 ईस्वी में हुआ था। प्रश्न संख्या 6, उमा शंकर जोशी कृत एकांकी है। उमा शंकर जोशी कृत एकांकी है। विश्व शांति गंगोत्री, विश्व शांति गंगोत्री, निशित प्राचीना, आतिथ्य वसंत वर्षा या उपयुक्त सभी। कौन सी थी एकांकी? तो आपको बता देना चाहता हूं कौन सी एकांकी थी? उपयुक्त सभी। ये सभी इनकी एकांकियां थी, याद कर लेना। इनमें से कोई एक भी पूछी जा सकती है कि गंगोत्री विश्व शांति उमा शंकर जोशी की किस विधा की रचना है? गंगोत्री उमा शंकर जोशी की किस विधा की रचना है? निशित उमा शंकर जोशी की किस विधा की रचना है? या उमा शंकर जोशी की इनमें से कौन सी एकांकी है? ये एक 4 ही दे दी जाए और उनमें से सिर्फ एक एकांकी का नाम दिया जाए। वो आतिथ्य भी हो सकती है, वसंत वर्षा भी हो सकती है। इसलिए ये सभी की सभी एकांकियों के नाम आपको याद होना चाहिए। आपको याद होना चाहिए कि एकांकियां कौन सी है, कहानियां कौन सी है, उपन्यास कौन से है, किसके? उमा शंकर जोशी की। चलो आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 7, प्रश्न संख्या 7 क्या है हमारे पास? उमा शंकर जोशी कृत कहानी है। उमा शंकर जोशी कृत कहानी है। श्रावणी मेणो विषामो, श्रावणी मेणो और विषामो, सापना भरा और शहीद, सापना भरा और शहीद, गोष्ठी और उगाड़ी बारी, महाप्रस्थान और अभिज्ञा, महाप्रस्थान और अभिज्ञा। तो कौन सी है इनकी कहानी?
तो कहानियों के बारे में सापना भरा, उत्तर है ब। इसका उत्तर क्या है? ब। सापना भरा और शहीद इनकी कहानियां हैं। सापना भरा और शहीद इनकी कहानियां हैं। किसकी? उमाशंकर जोशी की। चलो आगे देखते हैं। उमाशंकर जोशी कृत उपन्यास है। उमाशंकर जोशी के उपन्यास कौन से है? श्रावणी मेणो विषामो, श्रावणी मेणो विषामो, सापना भरा और शहीद, गोष्ठी और उगाड़ी बारी, महाप्रस्थान और अभिज्ञा, महाप्रस्थान और अभिज्ञा। तो उमाशंकर जोशी कृत उपन्यास है। उमाशंकर जोशी कृत उपन्यास कौन से है? तो उमाशंकर जोशी कृत उपन्यास है श्रावणी मेणो और विषामो। याद रखना है हमें, श्रावणी मेणो और विषामो। श्रावणी मेणो और विषामो ये शायद दो ही उपन्यास है इनके, ठीक है। और सापना भरा और शहीद ये दो इनकी कहानियां है या कहानी संग्रह है शायद, ठीक है, क्योंकि गुजराती कवि है, हिंदी में इनके बारे में ज्यादा वर्णन हमें नहीं मिलता है। लेकिन श्रावणी मेणो विषामो इनकी दो जो उपन्यास है, सापना भरा और शहीद इनकी कहानी है। बाकी सारे इनकी क्या है? एकांकी संग्रह है। एकांकी संग्रह के में ही इनको प्रसिद्धि प्राप्त थी। उमाशंकर जोशी का निधन कब हुआ था? उमाशंकर जोशी का निधन कब हुआ था? 1985 ईस्वी में, 1988 ईस्वी में, 1990 ईस्वी में या 1996 ईस्वी में? कब हुआ था उमाशंकर जोशी का निधन? तो बता देना चाहता हूं 1988 ईस्वी में। कब हुआ था? 1988 ईस्वी में। जन्म हुआ था 1911 में, निधन हुआ था 1988 में। जन्म कहाँ हुआ था? गुजरात में। कहाँ हुआ था? गुजरात में। और फिराक गोरखपुरी का 1896 में हुआ था। कहाँ हुआ था? गोरखपुर में। कहाँ हुआ था? गोरखपुर में। किसका? फिराक गोरखपुरी का। और निधन हुआ था 1983 ईस्वी में। किसका? फिराक गोरखपुरी का, जिनका मूल नाम था रघुपति साय फिराक, जिनका मूल नाम था रघुपति साय फिराक। 10 नंबर प्रश्न है, तंग आ गया हूं बड़ों की अल्पता से। तंग आ गया हूं बड़ों की अल्पता से, जी रहा हूं देखकर छोटों की बड़ाई। जी रहा हूं देखकर छोटों की बड़ाई उपयुक्त पद है। किसका उपयुक्त पद? फिराक गोरखपुरी का है, आलोक धनवा का है, कुंवर नारायण का या उमाशंकर जोशी का है? फिराक गोरखपुरी, आलोक धनवा, कुंवर नारायण या उमाशंकर जोशी? तो किसका है यह पद? उमाशंकर जोशी का। उमाशंकर जोशी क्या कहते हैं? तंग आ गया हूं बड़ों की अल्पता से, तंग आ गया हूं बड़ों की अल्पता से, जी रहा हूं देखकर छोटों की बड़ाई। तंग आ गया हूं देखकर बड़ों की अल्पता से, तंग आ गया हूं बड़ों की अल्पता से, जी रहा हूं देखकर छोटों की बड़ाई। किसकी है ये? उमाशंकर जोशी की। किसकी है? उमाशंकर जोशी की। थोड़ा सा ध्यान रखना है कि इस प्रकार की पंक्तियां हैं उन्हें केवल याद नहीं रखना है, अध्याय के अनुसार याद नहीं रखना है, क्योंकि अध्याय आपको ध्यान है कि मैं कौन सा अध्याय करवा रहा हूं, उमाशंकर जोशी। तो आपको पता होगा कि कोई पंक्तियां आ रही है, कथन आ रहे, तो वो किसके होंगे? उमाशंकर जोशी के। इस तरह से आपके हो सकते हैं। तो कहने से तात्पर्य है कि आपके 100 में से 100 भी अगर सही होते हैं, 25 प्रश्नों में से 25 में सही होते हैं, तो आप ये मान लीजिए कि उसमें से कम 7-8 प्रश्न ऐसे होंगे जो बाद में इकट्ठे जब होंगे तो बड़ी समस्या क्रिएट करने वाले हैं वो प्रश्न। इसलिए उन प्रश्नों को याद करना है, केवल उनका उत्तर आपको नहीं देना है, केवल उत्तर पर ध्यान नहीं देना है, उनको अच्छे से याद करना है, क्योंकि यहां उत्तर देना आसान है। क्योंकि जो भी पंक्ति आ रही है, जो कठिन आ रहे हैं, प्रश्न आ रहे हैं, उनके उत्तर आसानी से मिल जाते हैं, क्योंकि आपको ध्यान है कि जिसकी बात चल रही है उसी के बारे में कहा जा रहा होगा, ठीक है। लेकिन जब सामूहिक रूप से प्रश्न आएंगे तब थोड़ी समस्या क्रिएट होगी, इसलिए उनको याद करना है। यहां जैसे ये विशेषताएं बताई गई हैं, तो इन विशेषताओं को आपको अच्छी तरह से याद करना है। क्या है विशेषताएं? उमाशंकर जोशी से संबंधित असंगत कथन है। उमाशंकर जोशी से संबंधित असंगत कथन है। 20वीं सदी की गुजराती कविता को नई भंगिमा और नया स्वर देने वाले थे। उमाशंकर जोशी 20वीं सदी की गुजराती कविता को नई भंगिमा और नया स्वर देने वाले, परंपरा का गहरा ज्ञान रखने वाले थे। उमाशंकर जोशी परंपरा का गहरा ज्ञान रखने वाले थे। गुजराती कविता को प्रकृति से जोड़ने वाले थे। कौन? उमाशंकर जोशी, जिनकी कविताएं हम पढ़ रहे हैं। कौन कौन सी? छोटा मेरा खेत चकोना, छोटा मेरा खेत और बगुलों की पांति, बगुलों की पांति। जीवन के सामान्य प्रसंगों को संस्कृतनिष्ठ भाषा में लिखने का प्रयास किया। ये बिल्कुल नहीं किया था। जीवन के सामान्य प्रसंगों को इन्होंने सामान्य भाषा में ही लिखने का प्रयोग किया था। उत्तर है इसका द। जीवन के ये बातें याद रखनी है कि 20वीं सदी की गुजराती कविता को नई भंगिमा और नया स्वर दिया था उमाशंकर जोशी ने। परंपरा का गहरा ज्ञान रखने वाले थे उमाशंकर जोशी। गुजराती कविता को प्रकृति से जोड़ने वाले थे उमाशंकर जोशी। जीवन के सामान्य प्रसंगों को सामान्य भाषा में व्यक्त करने वाले थे उमाशंकर जोशी। ये बातें आपको याद रखनी है, क्योंकि यही है उमाशंकर जोशी की विशेषताएं। उमाशंकर जोशी किस रूप में गुजराती साहित्य में बेजोड़ माने जाते हैं? उमाशंकर जोशी किस रूप में गुजराती साहित्य में बेजोड़ माने जाते हैं? निबंधकार के रूप में, उपन्यासकार के रूप में, कहानीकार के रूप में या नाटककार के रूप में? निबंधकार के रूप में, उपन्यासकार के रूप में। तो वो एक निबंधकार के रूप में बेजोड़ माने जाते हैं। उमाशंकर जोशी
निबंधकार के रूप में गुजराती साहित्य में बेजोड़ माने जाते हैं। उमा शंकर जोशी को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था? किस रचना के लिए उमा शंकर जोशी को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था? गंगोत्री के लिए, वसंत वर्षा के लिए, महाप्रस्थान के लिए और निशित के लिए। गंगोत्री के लिए, वसंत वर्षा के लिए, महाप्रस्थान के लिए, निशित के लिए। तो किसके लिए हुआ था? निशित के लिए। निशित के लिए उनको कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ था? ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। किसे? उमा शंकर जोशी को। किसे? उमा शंकर जोशी को। प्रश्न संख्या 14 है, उमा शंकर जोशी को किस कारण जेल जाना पड़ा था? उमा शंकर जोशी को किस कारण जेल जाना पड़ा था? स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के कारण, विश्वविद्यालय में झगड़ा होने के कारण, गलतफहमी के कारण या निषिद्ध के कारण? तो उनको जाना पड़ा था स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के कारण। इससे पहले मैं उमा शंकर जोशी में अन्य रचनाकारों में बता चुका हूं कि लगभग हिंदी के जो साहित्यकार थे, आधुनिक साहित्यकार जो भारतेंदु युग से माने जाते हैं, जितने भी साहित्यकार थे वो सभी साहित्य लगभग स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहे थे और उस स्वतंत्रता की लड़ाई में उन्होंने भरपूर सहयोग किया था। जितना सहयोग हिंदी साहित्यकारों ने किया था उतना किसी ने नहीं किया होगा। हिंदी साहित्यकारों ने भरपूर सहयोग के साथ साथ जब भी उनको किसी नौकरी का त्याग करना पड़ा तो उन्होंने नौकरी भी छोड़ी थी और जेल की यात्राएं भी उन्होंने लगातार की थी। वो जेल भी जाने से नहीं पीछे हटे थे, गरीबी के अंदर जीते रहे, लेकिन उन्होंने कभी भी समझौता नहीं किया स्वतंत्रता से। अपने सम्मान के साथ कभी भी उन्होंने समझौता नहीं किया था। यही हिंदी की विशेषता है। देखते हैं आगे प्रश्न संख्या 15 क्या कहती है? प्रश्न संख्या 15 प्रश्न संख्या 15 कह रहा है कि उमा शंकर जोशी कृत छोटा मेरा खेत व बुगलों के पंख कविता का अनुवाद किसने किया था? उमा शंकर जोशी कृत छोटा मेरा खेत व बुगलों के पंख कविता का अनुवाद किसने किया था? राम स्वरूप चौधरी, भोला भाई पटेल, रघुवीर चौधरी, मोटा भाई पटेल। भोला भाई पटेल, रघुवीर चौधरी, मोटा भाई पटेल, राम स्वरूप चौधरी। भैया बड़ी गड़बड़ हो गई है, कभी भोला भाई पटेल, कभी मोटा भाई पटेल और कभी रघुवीर चौधरी, कभी शमशेर चौधरी, तो बड़ी समस्या हो गई है। लेकिन फिर भी हम उत्तर तो ढूंढ निकालेंगे क्योंकि हमें तो याद है ना क्या है उत्तर इसका, बताइए। भोला भाई पटेल और रघुवीर चौधरी। क्या है? भोला भाई पटेल और रघुवीर चौधरी। किसने अनुवाद किया था? भोला भाई पटेल और रघुवीर चौधरी ने। किसका अनुवाद किया था? छोटा मेरा खेत और बगुलों के पंख। ये जो कविताएं ये मूल रूप से गुजराती की थी और इनका हिंदी अनुवाद किया था भोला भाई पटेल और रघुवीर चौधरी ने। भोला भाई पटेल और रघुवीर चौधरी ने। प्रश्न संख्या 16 उमा शंकर जोशी कृत छोटा मेरा खेत में बगुलों के पंख कविता मूलतः किस भाषा में थी? तो पहले ही बता चुका हूं, मूलतः वह किस भाषा में थी? गुजराती भाषा में थी। किस भाषा में थी? गुजराती भाषा में। किस भाषा में? गुजराती भाषा में। किस भाषा में थी? गुजराती भाषा में। प्रश्न संख्या 17 कजरारे बादलों के ऊपर तैरती सांझ की श्वेत काया। कजरारे बादलों के ऊपर तैरती सांझ की श्वेत काया के समान प्रतीत हो रहा है। क्या प्रतीत हो रहा था? इसके समान किसे माना गया है? कविता को, बगुलों की पंक्ति को, छाया को या बिजली को? कविता को, बगुलों की पंक्ति को, छाया को या बिजली को? तो बगुलों की पंक्ति को। बगुलों की पंक्ति को किसके समान बताया गया है? जो बगुलों की पंक्ति है वो क्या लग रही थी? कजरारे बादलों के ऊपर, कजरारे बादलों के ऊपर जो पंख, जो बगुले थे वो उड़ रहे थे, सफेद कलर के बगुले, सफेद रंग के बगुले जब उड़ रहे थे, उनकी पंक्ति उड़ रही थी, पूरी पूरी पंक्ति। तो ऐसा लग रहा था कि सांझ की श्वेत काया, ऐसा लग रहा था कि सांझ की जो श्वेत रंग की काया है वो उड़ रही है। प्रश्न संख्या 18 क्या है? प्रश्न संख्या 18 बगुलों के पंख कविता से संबंधित असंगत कथन है। बगुलों के पंख कविता से संबंधित ये विशेषता है बगुलों के पंख की, एक को छोड़कर बाकी सभी उसकी विशेषताएं होंगी। कौन सी? कविता में सौंदर्य का चित्रात्मक वर्णन है। बिल्कुल सही बात है, कविता में सौंदर्य का चित्रात्मक वर्णन। आपका समय आप हो चुका है, आपने उत्तर अपना लिख देना है, आप अपना उत्तर लिख दीजिए। कविता में सौंदर्य का चित्रात्मक वर्णन है, बिल्कुल सही है। फिर मन पर पड़ने वाले प्रभाव का वर्णन है, बिल्कुल सही है। मन पर पड़ने वाले प्रभाव का, बगुलों को देखकर मन पर जो प्रभाव पड़ रहा है, कवि कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि मेरा मन वो लिए जा रही है, मेरी आंखें चुराए लिए जा रही है बगुलों की पांति, मेरी आंखें चुराए लिए जा रही है बगुलों की पांति। क्योंकि बगुलों की जो पंक्ति है वो जैसे जैसे जा रही है, कवि की आंखें वहीं ठहर जाती है। एकदम ऐसा लग रहा है कि आंखें और कुछ देख नहीं पा रही है, क्योंकि आंखें चुराकर तो वो ले गए हैं और कुछ दिखाई नहीं दे रहा, आंखें उनके पीछे पीछे ही चली गई। किसके? बगुलों की पांति के। बगुलों की जो पांति या पंक्ति है वो किसकी? कजरारे बादलों की सह तेज श्वेत काया के समान लग रही है। कजरारे बादलों की सह तेज श्वेत काया के समान लग रही है। क्या? बगुलों की पंक्ति। वस्तुगत और आत्मगत सहयोग है इसमें। क्या है? वस्तुगत और आत्मगत। वस्तुगत मतलब बगुले और मन में पड़ने वाला भाव आत्मगत, दोनों का बहुत ही सहयोग किया गया। मतलब बाहरी जो चित्रात्मक वर्णन है वो भी बहुत सुंदर है। सांझ है, श्वेत है, कजरारे बादल है, उनके अंदर बगुलों की पंक्ति है जो बड़ी सुंदर दिख रही है और मन पर उसके जो भाव पड़ रहे हैं वो भी बहुत सुंदर है। तो ये क्या है? दोनों का सहयोग है। उर्दू शब्दों का बहुल्य हो ही नहीं सकता क्योंकि उन्होंने उर्दू
की जगह सामान्य शब्दों का प्रयोग किया था, तो उर्दू शब्दों की बाहुल्य उनमें नहीं है। 19 नंबर प्रश्न है, छोटा मेरा खेत चुकोना कागज का एक पन्ना उपयुक्त पद में अलंकार है। छोटा मेरा खेत चुकोना कौन सा अलंकार है, आपको बताना है ये कौन सा अलंकार है। उपमा अलंकार है, रूपक अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है, तो मानवीकरण अलंकार है। उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, मानवीकरण अलंकार। छोटा मेरा खेत चुकोना, छोटा मेरा खेत चकोना, छोटा मेरा खेत चकोना में कौन सा अलंकार होगा, कागज का एक पन्ना। तो छोटा मेरा खेत चकोना किसका क्या है, कागज का एक पन्ना। इसमें कौन सा अलंकार होगा, रूपक अलंकार होगा। कौन सा अलंकार होगा इसके अंदर, रूपक अलंकार। कौन सा अलंकार है इसमें, रूपक अलंकार। कल्पना के रसायनों को पी बीज गल गया निशेष, कल्पना के रसायनों को पी बीज गल गया निशेष उपयुक्त पद में अलंकार है, रेखांकित पद में अलंकार है। रेखांकित पद कौन सा है, कल्पना का रसायन, कल्पना क्या रसायनों, कल्पना के रसायन को रेखांकित पद है। इसमें कौन सा अलंकार है, यमक अलंकार है, रूपक अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार, मानवीकरण अलंकार है। तो कल्पना रूपी रसायन, कल्पना रूपी रसायन अर्थात कल्पना रूपी रसायनों को पीकर जो शब्द थे वो गल गए और उन्होंने कविता का रूप ले लिया, तो कौन सा है, रूपक अलंकार। कौन सा अलंकार है इसमें, रूपक अलंकार है। प्रश्न संख्या 21, वह तो चुराए लिए जाती मेरी आंखें, वह तो चुराए लिए जाती मेरी आंखें। प्रश्न संख्या 21, प्रश्न संख्या 21 क्या है, वह तो चुराए लिए जाती मेरी आंखें, वह तो चुराए लिए जाती मेरी आंखें, वह तो चुराए लिए वह तो चुराए लिए जाती मेरी आंखें। प्रश्न संख्या 21 क्या कह रहा है, प्रश्न संख्या 21, प्रश्न संख्या 21 है, वह तो चुराए लिए जाती मेरी आंखें। कवि की आंखें कौन चुराए लिए जा रहा है, तो पहले ही बता चुका हूं कि कविता की आंखें कौन चुराए लिए जा रहा है। आप बताइए, कजरारे बादल सहते श्वेत काया बुगलों की पांति उपयुक्त सभी, कजरारे बादल सहते श्वेत काया बुगलों की पांति, तो कौन लेके जा रहा है, बुगलों की पांति उसकी आंखें चुराए लिए जा रही है। प्रश्न संख्या 22 क्या है, प्रश्न संख्या 22, तनिक रोक रखे में अलंकार है, तनिक रोक रखे में अलंकार है। कौन सा अलंकार है, छेकानुप्रास, अंत्यानुप्रास, एवं व दोनों या कोई नहीं। छेकानुप्रास, अंत्यानुप्रास, तो इसमें बता देता हूं एवं व दोनों है। कैसे है ये भी बता देता हूं कि जैसे तनिक रोक रखे, तनिक रोक रखे, तनिक कै और कै अर्थात अंत में वर्ण की आवृत्ति हुई है। जहां दो शब्दों के अंत में वर्ण की आवृत्ति हो वहां कौन सा होता है, अंत्यानुप्रास। कौन सा अलंकार होता है, अंत्यानुप्रास। और जहां वर्ण की रखे रोक रखे रह रहे, जहां वर्ण की आवृत्ति दो बार हो वहां होता है छेका अनुप्रास अलंकार। अतः अनुप्रास अलंकार है, कौन सा अलंकार है, छेका अनुप्रास और अंत्य अनुप्रास है, इन शब्दों में दोनों ही अलंकार है। आगे आता है 23 नंबर प्रश्न। 23 नंबर प्रश्न क्या है, कल्पना को किसकी उपमा दी गई है, कल्पना को किसकी उपमा दी गई है, बादल की, रसायन की, कविता की, अंधकार की। बादल की, रसायन की, कविता के, अंधकार की। तो कल्पना को, कल्पना का रसायन पी बीज गल गया निशेष, कल्पना का रसायन पी, तो कल्पना की किसको दी गई है, इसको। जय हिंद, जय भारत।